नमस्कार, राम राम। आज गुरु पूर्णिमा के महाअवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा का महाअवसर था और मैंने ही एक गुरु पूर्णिमा पर भी गुरुजनों से कुछ हमें सीखने को मिले और कुछ गुरुजन क्या चाहते हैं बच्चों के लिए, इसके बारे में आज मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू आज एक शिक्षण संस्थान के संस्थापक का लिया है। आज हमारे साथ है जो नागौर जिले के छोटे से गांव भटनोका में एक शिक्षण संस्थान है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह शिक्षण संस्थान 2013 में आपने यहाँ पर स्कूल विद्यालय खोला था। उसके बाद में दिनों दिन इन्होंने अपनी सफलता के रास्ते आगे से आगे बढ़ाए और गांव के छोटे से गांव जहां पर ये नागौर जिला है, वैसे इसमें क्या है, हम ज्यादातर किसान परिवारों से जुड़े हैं और किसान परिवार के बच्चे जहां हमारे क्षेत्र नागौर बहुत दूर पड़ता है, जैसे जोधपुर दूर पड़ता है, हम अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल या बड़े शहरों में नहीं डलवा सकते, दाखिला नहीं करवा सकते हैं। इसलिए इस संस्थान ने अपने बलबूते पर एक छोटे से गांव के किसान के बच्चे को इतने हुनर से पढ़ाया कि आज उन्होंने इस गांव से लगभग 20 से भी ज्यादा बच्चों का जवाहरलाल नेहरू विद्यालय जो कुचामन में पढ़ता है, वहां पर सिलेक्शन करवाकर आपने गांव भटनोका और पूरे नागौर जिले का नाम रोशन किया है। इस संस्था के संस्थापक हमारे साथ है आज नरेश जी चौधरी, और हम आज नरेश जी चौधरी से बात करेंगे कि आपने ये सब कीर्तिमान कैसे स्थापित किए, कैसे आपने बच्चों का मनोबल गिरने नहीं दिया, आप हमेशा ही इस क्षेत्र में कैसे जुड़े रहे। अब हम नरेश जी चौधरी से जानना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर पर आपको प्रणाम। हम जैसे ही राजस्थान और हमारी जो धरती है नागौर की हमेशा ही गुरुजनों से प्रेरित रही है और हम गुरुजनों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, आपकी संस्था का नाम क्या है, पहले तो बताइए सर। जी सर, इस संस्था का नाम है न्यू कैम्ब्रिज किड्स एजुकेशनल एकेडमी भटनोका, जो कि बौद्ध मीडियम संचालित है और 2013 में इस संस्था की स्थापना यहाँ पर हुई और लगभग 2013 से ही ये स्थापित है यहाँ पर और शिक्षा के सेवा के क्षेत्र में बच्चों को सेवा दे रही है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आपकी संस्था के बारे में जानना चाहता हूँ, किस प्रकार आपने संस्था की शुरुआत की। जी सर 2013 में सर्वप्रथम हम गांव में आए और यहाँ पर देखा कि प्राइवेट स्कूलें संचालित नहीं थी। जी सर। और सरकारी जो क्षेत्र थे उसमें भी मतलब शिक्षा का स्तर इतना सुधार वाला नहीं था। इससे पहले कुछ साल का समय रहा गैप, उससे पहले बहुत शानदार शिक्षा के क्षेत्र में भटनोका का नाम रोशन था। श्रीमान रामनिवास जी यादव साहब जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने इस गांव में शिक्षा की अलग जगाई और लगभग 40 से ज्यादा बच्चों का जवाहर नवोदय में सिलेक्शन करवाया। उनके द्वारा जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आज देश की सभी लगभग सरकारी सेवा क्षेत्रों में और निजी सेवा क्षेत्रों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं और अपने गांव का नाम रोशन किया। काफी तो शायद 4-5 तो डॉक्टर हैं जो कनाडा तक अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हार्दिक साधुवाद श्रीमान रामनिवास यादव साहब को, और हम उन्हीं के प्रेरणा स्रोत उन्हें अपना। बिल्कुल सर। क्या आपसे क्या कारण रहे जो बहुत कम समय में आपने शिक्षण संस्थान का अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया और बच्चों को उन्नति और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। जी सर, प्रेरणा स्रोत का तो मैंने जैसे आपसे पहले ही बताया सर, 2013 में जब यहाँ पर आए लोगों से हम मिले तो उस दौरान उभर करके ये बात आई कि शिक्षक जो हो, शिक्षक के जो गुण हो वो श्रीमान रामनिवास जी यादव सर जैसे हों। बिल्कुल सर। तो लोगों से जब श्रीमान रामनिवास जी यादव सर के बारे में हमने सुना तो हम उनके घर पर गए, उनसे मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया और उसी दिन हमने अपने दिमाग में ये, अपने मन में ये इसका बीजारोपण किया कि किसी भी प्रकार से हो सके, हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हमें श्रीमान रामनिवास जी के पच्चीनों पर चलते हुए और इस गांव को जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना। बिल्कुल सर। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार 7 सालों में जो आपका विद्यालय लगभग 2013 से यहाँ पर स्थापित है, तो जवाहरलाल विद्यालय में जो चयन दे रहे हैं सर, आप इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली और कैसे मिली, ताकि
हम इतने कम सालों में आपने जो ये कीर्तिमान स्थापित किया, जी तो सर। आगे भी हम आपसे चाहेंगे, तो ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? जी सर, प्रेरणा स्रोत तो जैसे जी शुरुआत में अभी मैंने आपको बताया कि जी सर। हमारे प्रेरणा स्रोत इस गांव में आने के बाद और विशेष करके जवाहर नवोदय से लगने के बाद लगने के लिए श्रीमान रामनिवास जी यादव का मैं पूरा का पूरा श्रेय उनको ही देना चाहूंगा कि उन्हीं को सोच करके, उन्हीं के बारे में सुन करके और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हमने जो है उनसे प्रेरणा ग्रहण की। और लगभग 2013 से ही 2013 में हमारी एक बच्ची का चंद्रकांता इनानिया का जी सर। इस संस्था से चयन हुआ। बिल्कुल। उसके बाद हमारा खुद का हौसला बढ़ा और गांव वालों ने, जो ग्रामवासी हैं बड़नौका के, इन्होंने हमें पूरा सहयोग रखा, हमें मोटिवेट किया और उसी का कारण था कि 2014 में फिर से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 2015 में तो इस संस्था ने कीर्तिमान स्थापित किया कि पूरे तहसील में 8 सीटें थी, उसमें से 7 सीटें एक ही संस्था से थी। ये बिल्कुल सर। कीर्तिमान स्थापित हुआ इस प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं जिस पर आपकी संस्था ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होता है? सर, जिस प्रकार से आपने तैयारी के लिए पूछा, तो ये क्या टीम वर्क होता है बिल्कुल और ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे आपने सोचा कि 5th क्लास में इनका एग्जाम होता है, तो सिर्फ 5th क्लास में ला करके बच्चे को दो तो 12 महीने में शायद मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता। इसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत होती है, काफी समय की जरूरत होती है। हमारे जो टीचरों की टीम है वो पूरी तरह से समर्पित है इस कार्य के लिए और 3री क्लास से ही हम जो है बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन के रूप में बुलाते हैं और उसी समय से उनको प्रिपेयर करने लग जाते हैं। 4th क्लास में प्री नवोदय के जो प्रिपरेशन है उनको करवाते हैं और 5th क्लास में श्रीमान सुरेश जी सर के मार्गदर्शन में ये सारा कार्य होता है और इसका सारा का सारा श्रेय इसकी मेहनत का उनकी टीम को और श्रीमान सुरेश जी सर को मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई इस संस्था के बारे में। तो सर, मैं आपके साथ में अपने पूरे जिसमें रिकॉर्ड बनाए हैं, साथ साथ सिलेक्शन भी दिए हैं, क्या इसका कारण है? जी, 7 सिलेक्शन वाला तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके पीछे सर क्या है कि जिस प्रकार से कोई भी चीज के अंदर आप डलते हो, किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में जाते हो, तो उसका एक चरमतम समय होता है। बिल्कुल सर। वो हमारा चरमतम समय था। उस समय हमारे स्टाफ ने, हमारे श्रीमान सुरेश जी सर ने अपने मतलब रातों की नींदों को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया और पूरा समर्पण भाव इसी चीज पर फोकस रखा और उसके कारण मैं समझता हूँ ये सब संभव हुआ। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है सर जैसा हम समझते हैं कि भाई एक पूरे जिले में, इतना बड़ा जिला है अपना नागौर, उस जिले में 80 सीटें रिजर्व होती हैं और उन 80 सीटों में से 7 सीटें एक ही संस्था से, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होता है। तो उसके लिए सर काफी मेहनत की जरूरत होती है। हमारी जो टीम है वो इनके रोजाना एग्जाम होते हैं, यानी कि टेस्ट होते हैं बच्चों के, और उन टेस्टों की रात को 12-12 बजे तक जग करके ये कॉपियां चेक करते हैं, सुबह उनको सुनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा श्रेय जो है वो इस टीम को दिया जाता है और इस टीम के निदेशक श्रीमान सुरेश जी सर को दिया जाता है। सर, बिल्कुल सर। इस जब 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक छोटा पत्रकार हूँ सर। जब ये सिलेक्शन हुआ तो नागौर जिले में इस गांव की चर्चा होने लगी सर। संस्था की बात में सर, गांव बटनौका, जहां पर एकमात्र स्कूल से 7 बच्चों का सिलेक्शन होना, तो इसके बारे में मेरे को शायद वर्तमान में जो एसडीएम साहब थे उनका भी कॉल आया था। तो उन्होंने ये बोला था कि इस संस्था के जो संस्थापक है, आप उनसे बात कीजिए, वो किस तरह की तैयारी करवाते हैं या वो क्या कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं ज्यादातर हम किसान परिवार से जुड़े हैं, ज्यादा का शिक्षा का यहाँ गाँव में थोड़ा स्तर भी थोड़ा कम है। आपने यहाँ पर शिक्षा का स्तर बनाया, इसके लिए आप किस आगे क्या? मैं समझता हूँ सर कि किसी भी चीज के लिए और विशेष करके शिक्षा का क्षेत्र जो है, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा स्वयं, उसका अभिभावक और हमारे टीचर्स, ये सब तीनों की एक कड़ी होती है जो मिलकर के काम करें तो ही संभव हो पाता, वरना नहीं संभव हो पाता। अब यहाँ पर हमने देखा कि ज्यादातर जो है किसान वर्ग के लोग हैं और खेती हर लोग हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को समय नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी पढ़ाई की भी पहले से मतलब जो पीढ़ी है वो कम पढ़ी लिखी है, अनपढ़ टाइप है, तो वो बच्चों को केयर नहीं कर पाते। अब उसके लिए हमने शुरुआत से इस चीज की आवश्यकता महसूस की
और अलग से अपनी सारी टीम को शाम को 4 बजे से लेकर के 6:30-6 बजे तक का जो 2 से 2.5 घंटे का टाइम होता है, वो एक्स्ट्रा हमने डिसाइड किया कि पेरेंट्स भी हमें ही बनना है बच्चे को, क्योंकि काफी लोग तो जो है वो बाहर काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, दूसरे शहरों में काम करते हैं, ज्यादातर बाकी जो गांव में रहने वाले हैं वो खेतीहर लोग हैं। तो हमने जो है पेरेंट्स का दायित्व भी अपने ऊपर लिया और शाम के समय ट्यूशन के रूप में उसको कन्वर्ट किया। इस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। सर कई बार ऐसा होता है, होशियार बच्चे होते हैं जी, वो रह जाते हैं, और जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जी, जो कोर्स जो आगे निकल जाते हैं जी, ऐसा क्यों? साथ में ही कोर्स एक बार ऐसा क्यों सर? क्या अब इसके पीछे का कारण सर मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूँ। जी सर। इसके पीछे कारण ये कि आज 5वीं क्लास के लिए 6th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और 5वीं क्लास का बच्चा जो होता है वो 11-12 साल 10 साल इस उम्र का होता है। बिल्कुल सर। अब 10-11 साल के बच्चे में अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, मेरे खुद को हेजिटेशन है, आप देख रहे होंगे पसीने छूट रहे हैं। सही है। तो जब मैं 30-35 साल का बंदा हूँ और मैं एक संस्था संचालन कर रहा हूँ तो भी मेरे अंदर हेजिटेशन है, तो 10-11 साल का बच्चा जो होता है उसके अंदर हेजिटेशन स्वाभाविक है। तो मैं समझता हूँ यही कारण होता है, जब यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं, इंटेलिजेंट सबसे बच्चा होता है वो क्या हमारे यहीं पर हुआ होता है, जीवन में पहली बार वो कहीं दूसरी जगह एग्जाम देने के लिए जाता है, तो मैं समझता हूँ हेजिटेशन का कारण होता है, जो वहां पर जाने के बाद एग्जाम के समय बच्चे घबराहट के रूप में बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे गांव में रहते हैं बच्चे, तो गांव के बाहर भी नहीं जा पाते हैं, कभी-कभी वो भी हो जाता है। दूसरी जगह जाकर के और एग्जाम देना जहां पर दूसरे टीचर हैं, दूसरे लोग हैं, हमें तो वहां अंदर भी घुसने देनी होती, ये सिस्टम होता है। तो मैं समझता हूँ घबराहट का मुख्य कारण है, जिसके कारण जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो शायद उनका पेपर के साथ कम्युनिकेशन नहीं बन पाता घबराहट के कारण, और वो रह जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब दिलेर टाइप होते हैं, दबंग टाइप होते हैं, जो डरते किसी से नहीं है, भले पढ़ाई में अपने मध्यम स्तर के हों, लेकिन वो अपनी घबराहट नहीं जाहिर होने देते, इस कारण भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसके कारण ये। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर गांव में रहते हैं, गांव और ग्रामीण के बारे में आपका जी क्या कहना है? जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं और अपनी टीम पूरी की पूरी, कि हम बटनोका जैसे गांव के अंदर ईश्वर ने हमें दाना पानी दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, क्योंकि इससे अच्छा गांव मैं समझता हूं, मुझे काफी जगह मैं भी घूमा हूं अपनी लाइफ में, इससे अच्छा गांव शायद हमें सेवा के लिए दूसरा नहीं मिल सकता था। ग्रामवासियों का पूरा सहयोग है, अभिभावक जो है उनसे हमें छोटी शिकायत ये रहती है कि भाई वो स्वयं बच्चों को समय नहीं दे पाते, तो उसके पीछे भी हम कारण समझते हैं कि वो खेतीहर लोग हैं और ज्यादातर लोग जो है वो बाहर है, और यहाँ जो लेडीज हैं, जैसे बच्चों की माताएं वगैरह हैं, वो भी कम पढ़ी लिखी है, इस कारण हो सकता है, तो वो वहां पर सीमित हो जाता है। हम बहुत संतुष्ट हैं इस गांव से, यहाँ के अभिभावकों से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, और विशेष करके खेड़ा धनी भैरू बाबा की कृपा हम पर बनी हुई है और बहुत शानदार है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई। तो सर मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप युवाओं को, जो युवा आज देश की एक जान बन गया है, और युवा को हर क्षेत्र में आगे आकर काम करना चाहिए, और युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत शानदार आपका सवाल है। युवाओं का ऐसे सर पूरी दुनिया में भारत युवाओं का देश है, कि सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी हमारे देश में है। बिल्कुल सर। और शायद ये विदेशी ताकतें जो हैं, ये जैसे चाइना है या पाकिस्तान है, नाम लेके बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब चीजें जो है, ये सब हमारे यहाँ पर नशे का जाल फैला करके और बच्चों को पथ भ्रष्ट कर करके, काफी जगह आप सोशल मीडिया भी देखते हैं, उस पर भी अश्लीलता जो है वो भरी हुई है। ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही कि भारत के युवाओं को पथ भ्रमित किया जाए और वो अपने देश को आत्मनिर्भर ना बना सके। मेरी सभी युवाओं से गुजारिश है कि सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें और नशे पत्ते आदि बुराइयों से बहुत दूर रहें, और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, और अपना और अपने गांव का, अपने माता पिता का और अपने जिले का नाम रोशन करें। बिल्कुल सर। आज हम एक सवाल और करना चाहता हूँ। जी सर। पहले का दौर था जब यहाँ पर गाँव में, खास करके गाँव में, शहरों में तो बहुत पहले से ये चलन था, गाँव में जो भी किसान परिवार है अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा पाते थे अच्छी। आज हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत ही बड़ा है, और हमारे गांव में भी हम देखते हैं कि बच्चों को काफी शिक्षा के बारे में उनके गार्जियन सोचते हैं, उसे आगे बढ़ाने को। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर?
देखो, बालिका शिक्षा आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मैं तो कहूंगा बालिका शिक्षा या बालक शिक्षा जो भी है, सभी के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज से 20-30 साल पहले जो हम अपनी आजीविका चलाते थे, उसके लिए बल की आवश्यकता होती थी। आपका शरीर मजबूत है, खेत में आप काम कर सकते हो, या फिर खान में काम कर, कहीं पर भी शारीरिक काम ज्यादा होता था, उससे पैसे कमाते थे। आज का जो युग है, आप देखते हो सोशल मीडिया से मानसिक युग है, तो जितनी ज्यादा बच्चों की मानसिकता विकसित होगी, जितनी ज्यादा लोगों की मानसिकता विकसित होगी, उतना ही अच्छा होगा। और मानसिकता विकसित सिर्फ और सिर्फ अच्छी शिक्षा से हो सकती है। हम चूंकि एक छोटी सी संस्था यहाँ पर चला रहे हैं, तो हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमारे पास साधन संसाधन नहीं है इतने। तो नवोदय के प्रति हम समर्पित इसी कारण है कि किसी बच्चे में कोई प्रकार का टैलेंट होता है, किसी बच्चे में कोई प्रकार का टैलेंट होता है, हमारे पास उस टैलेंट को उभारने के लिए संसाधन नहीं है। लेकिन जहां जो कि देश के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है जवाहर नवोदय विद्यालय, और कुचामन जो है उसका तो पहले या दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से नंबर आता है। जी जी। वहां पर बच्चों को सभी प्रकार की जो है साधन संसाधन मिलते हैं। और हमारी संस्था से यहाँ से जो सिलेक्टेड हुए बच्चे, उनमें से काफी ने, जैसे वो चंद्रकांता थी, उसने हैंडबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो शायद नेशनल लेवल पर, ऐसे मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसका वो बेनिफिट उठाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सर। सर मैं आगे में आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे हम अभी 2 साल से देख रहे हैं, देश पर भयानक संकट आया हुआ है, जैसे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, इससे पूरी दुनिया ही परेशान है। खासकर शिक्षण संस्थान और शिक्षा से जुड़े जो भी बच्चे हो, चाहे गुरुजन हो, उन सब पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना के कारण आप पर जो आर्थिक जो प्रभाव पड़ा, तो आर्थिक संकट से आप कैसे उभरे। और दूसरे बात में ये पूछना चाहूंगा कि आपके द्वारा बच्चों को जो शुरू से ही जो आपने पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाया था, और 2 साल से बिल्कुल शिक्षण संस्थान बंद होने से बच्चे काफी अपनी जो भी पढ़ाई हुई है वो भूल गए, तो इस पर आपका क्या कहना सर? सर्वप्रथम तो देखो सर, ये हमारी अकेलों की समस्या नहीं है। जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में कोरोना महामारी के कारण नुकसान हुआ है। और मैं आपने सब बहुत अच्छी बात बताई कि शिक्षण संस्थानों पर, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, उस पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वित्तीय संकट की जहां तक आपने बात की, वो मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि कहीं से भी आपको करना होता है, क्योंकि आपके लक्ष्य बड़े होते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी होती हैं, ये बिल्कुल सर एक्चुअल बात है। तो वित्तीय संकट तो जहां तक है वो है जी, उससे परेशानियां हैं वो तो है ही, वो तो सार्वजनिक है। तो आपको भी पता है कि 2 साल से बैठे हैं, तो बिल्डिंग है, पानी बिजली जो भी है, स्टाफ का खर्चा है, वो सब इनको मैनेज करना होता है, वो सब चलता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो अफसोस है वो इस चीज का है कि 2 साल से जो हमें पौध तैयार कर रखी थी बच्चों की, कि ये 3rd 4th क्लास 5th क्लास में होकर कि ये हमारे बच्चों मतलब जो सिलेक्शन देंगे या फिर ये बच्चे सिलेक्ट होंगे, वो हमारी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, नुकसान हुआ। आर्थिक समस्याएं तो है, वो तो अब क्या है, गाँव में तो होता रहता है। आप जैसे लोगों के सहयोग की वजह से अगर कोई परेशानी हो तो चलता है, हो जाता है ऐसे। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ सर। आपने बार बार जिक्र किया श्री रामन्यास जी यादव साहब का। जी सर। जिनका इस गांव से काफी जुड़ाव था पुराना। जी सर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भी वे गुरुजन थे और उनके मार्गदर्शन में मैंने भी पढ़ाई की थी। जो उनका पढ़ाई के प्रति जुनून था, और जिन्होंने आपकी ही राय से पहले ही उन्होंने इस गांव में एक नया बीज बहुत था नवोदय विद्यालय के लिए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके द्वारा पढ़ाए गए, जैसे आपने भी बताया, हम भी सुनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र, जो डॉक्टर रजनीश गालवा जो जोधपुर में, हमारे राजस्थान मात्र में एक अकेले प्लास्टिक सर्जन है, और भी कई ऐसे हैं, सत्यनारायण जो फोर्ट वो होता है उसमें हिंदी फोर्ट में, अनगिनत नाम है जी, अनगिनत नाम है, बहुत सारे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखो जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इस गांव में शिक्षा का बीजारोपण ही श्रीमान रामनिवास यादव साहब ने किया, और हम उन्हीं को अपना जो है आदर्श मानते हैं, वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उसके बारे में अब ज्यादा तो मैं क्या कहूँ कि किसी भी फूस को, जो फूस होता है पड़ा है, उसको एक चिंगारी की आवश्यकता होती है आग बनने के लिए, तो वो चिंगारी जो है वो हमें श्रीमान रामनिवास जी यादव साहब से मिली। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल सर। आप, अब आखिरी सवाल में आपसे जानना चाहता हूँ, अब 2 साल का अंतराल हो रहा है, और मैं जैसे कि हम समाचार
पत्र पत्रिका के माध्यम से सुन रहे हैं कि सरकार, राज्य सरकार जो 2 तारीख को स्कूल खोलेगी या नहीं खोलेगी, तो आप जैसे कि बच्चों 2 साल से काफी खेल कूद कर वो स्कूल में उनकी रुचि कम रही, तो उनको फिर से शुरुआत आप कैसे करेंगे और कैसे बच्चों को इम्प्रूव करेंगे सर? ये बहुत मेहनत वाला काम हो गया। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हमने 2013 में प्रारंभ किया था, 0 लेवल था, वो का वही लेवल हमारा फिर से हो गया। हमें अब थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी इन बच्चों को फिर से लाइन पे लाने के लिए, और मैं समझता हूं कि हमारी टीम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए भी शुरुआत में व्यवस्था की थी फर्स्ट कोरोना काल के दौरान, लेकिन यहाँ पर देखा कि ग्रामीण इलाका है तो ज्यादातर सोशल मीडिया वाले फोनों की व्यवस्था नहीं हो पाई, और इस कारण वो मामला जो है धीरे धीरे कमजोर हो गया। लेकिन अब जो है 2 तारीख से सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है स्कूल खोलने का, 2 अगस्त से, क्योंकि पूरे राजस्थान भर में अब लगभग 8-10 केस आते हैं, जो 7-8 करोड़ की आबादी में 8-10 कुछ नहीं है, तो बहुत स्वागत योग्य है इनका जो निर्णय है। और स्कूल खुलने के बाद जो है हम पूर्णतः समर्पित होकर के कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर के बच्चों को फिर से पढ़ने लाने की। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आप स्कूल के जो संस्था है, हमने देखा है कि और भी कई क्षेत्रों में जो बच्चों से कार्य करवाते हैं, जैसे आप पर्यावरण क्षेत्र में पौधारोपण या साफ सफाई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो शुरुआत की स्वच्छ भारत अभियान, उसमें भी हम कई बार देखते हैं आपके गांव के विभिन्न जगहों पर साफ सफाई का ऐसे कार्य करवाते हैं, जिससे बच्चों में, आने वाले बच्चों में इसके बारे में प्रेरित होकर आगे कार्य करने की जो उसको मिले, प्रेरणा मिले, उनके बारे में आपने बच्चों को कैसे प्रेरित किया सर? सर, मेरा समझना है कि बच्चे का एकमात्र शैक्षिक विकास ही नहीं होना चाहिए, साथ साथ में उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वो समाज के बारे में भी समझे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी समझे, और इसीलिए जो है रास्तों में साफ सफाई करवाना है या फिर पेड़ पौधे लगाना है। और ये पेड़ पौधे वाली प्रेरणा तो आपके गांव के श्रीमान नारायण सिंह जी राजपुरोहित से मिली। वो बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी है और अपना जीवन पूरा का पूरा उन्होंने पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया। तो हम भी उन्हीं से प्रेरित हैं और बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं। सर, इसके लिए हम बहुत से प्रोग्राम प्रार्थना में चलाते हैं, जैसे 40 मिनट की प्रार्थना होती है, उससे हम 1 घंटा तक भी ले जाते हैं, 20 मिनट पहले लगा करके। उसके अंतर्गत हम काफी सारे जो प्रोग्राम है वो संचालित करते हैं, जिस प्रकार से हम बच्चों के मन की कार्यक्रम जो है बच्चों के मन की बात, ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर संपादित करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अपने जो भी सवाल हो, अपने मन में जो भी जिज्ञासाएं हो, वो हमसे प्रार्थना सभा में पूछे और हम उनको पूर्णतः शांत जो है संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हर हफ्ते गांव में से एक ऐसा नागरिक जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको हम बच्चों के सामने बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो बच्चों को अपने लाइफ के अंदर किए गए संघर्ष के बारे में अवगत करें और उन्हें प्रेरणा दें। तो गांव में काफी सारे, जैसे लगभग सैकड़ों सेवा के क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेवा के क्षेत्र में है, उन सभी में से कभी किसी को या फिर अपने क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, जैसे श्रीमान ये जो है नारायण सिंह जी राजपुरोहित हैं, है ना, श्रीमान कर्नल साहब हैं, उनसे भी प्रेरणा हम होंगे। बिल्कुल सर, आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सर, जो आप नवोदय विद्यालय पे खास करके आपका जो सिलेक्शन होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं, पिछली बार भी शायद 2-3 बार हुआ, 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मैं इस पर सवाल, आप स्कूल के साथ साथ जो एक्स्ट्रा शायद ट्यूशन कराते हैं, उसकी भी मैंने सुना है आप फीस नहीं लेते हैं। जी सर। तो उसमें बच्चों को फायदा मिलता होगा उससे? जी सर, पूरा फायदा मिलता है बच्चों को। ट्यूशन हमारे पूरे संस्था के बच्चों के लिए ट्यूशन फ्री है। उसके अलावा लगभग 40 के लगभग इस गांव के बच्चों को हम फ्री शिक्षा भी अवेलेबल कराते हैं, जिनके माता पिता नहीं है या फिर जो किसी और कारण से जो है फीस जमा कराने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों को भी हम जो है अपनी तरफ से हेल्प देने की कोशिश करते हैं। अब ये तो है नहीं सर कि हमारे यहाँ लाखों में आए, क्योंकि आप देखते हो कि सिटियों में जो लाखों रुपए की फीस लेकर के पढ़ाई की जाती है, और यहाँ पर हम मात्र एक सेवा का सही काम कर रहे हैं। 5-7 हजार रुपए मात्र फीस है। 5-7 हजार रुपए में आज के समय में कुछ नहीं आता है। उस सब से भी हम मैनेज कर करके जो है इन चीजों को जो है बनाए रखते हैं। बिल्कुल सर, ये थे हमारे न्यू भास्कर शिक्षण संस्थान भटनोका के संयोजक नरेश जी चौधरी और इनके सहयोगी श्री नरेश जी, सुरेश जी चौधरी। आप हमेशा इस गांव के लिए आगे भी नवोदय विद्यालय में कार्य और बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी आपका आभारी। नमस्कार, मैं ओंकार सिंह राजपुरोहित, शुभ समय राजपुरोहित डिजिटल लाइव से। धन्यवाद। आप
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को और प्रेरणा मिल सके शिक्षा के क्षेत्र में। धन्यवाद। राम राम साहब।